Hello students, this is Rupali and this is your part 12 of surface chemistry 12th. Alright, हम आपका जो का कोलाइडल सॉल्यूशन है वो वाला टॉपिक कर रहे थे, ठीक है जी। आज की वीडियो के बाद एक और वीडियो है, बस उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रोकाइनेटिक डबल लेयर, ठीक है। क्या बताते हैं इस लेयर में या क्या होता है इस टॉपिक में। देखो, आपने जो आपका लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ा था ना कि अगर आपके पास सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स हो और अगर आप उसमें एक्सेस ऑफ KI ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या होगा। जैसे मेरे पास ये आयोडाइड, ये सिल्वर आयोडाइड के मेरे पास प्रेसिपिटेट्स हैं, तो क्या होगा, जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन जो है वो हमारे पास क्या है, आयोडीन कॉमन आयन है दोनों में। तो आयोडीन क्या करेगा, आपके प्रेसिपिटेट्स की सरफेस के ऊपर जाकर एड्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया ना, ऐसे एड्जॉर्ब हो गया है ये ऊपर जाकर, ठीक है। तो इस लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, ठीक है। व्हेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इट फॉर्म अ फिक्स्ड लेयर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो आपकी डिस्पर्शन मीडियम में जो दूसरा काउंटर आयन है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या है, पोटाशियम है, ठीक है, वो क्या करेंगे, सेकेंड लेयर फॉर्म कर लेंगे और उस लेयर को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। उस लेयर को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर। जो ये वाली लेयर है ऊपर वाली, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। इन दोनों लेयर्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे AgNO3 है मेरे पास। अब इसके ऊपर कौन सा आयन जो है वो एड्जॉर्ब होगा, ऑब्वियसली सिल्वर होगा क्योंकि वो कॉमन आयन है। और उसके बाद जो दूसरी लेयर है वो किसकी बनेगी, आपकी नाइट्रेट आयन की, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बन गया आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। अब होता है एक जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। वो क्या होता है, जो आपकी फिक्स्ड लेयर है ये वाली लेयर और जो आपकी डिफ्यूज लेयर है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, क्योंकि चार्ज अलग अलग है। तो यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, इलेक्ट्रो कर लेना यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। कहते क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं, देखो डायग्राम से समझते हैं हम। ये मेरे पास मैंने एक यू ट्यूब ली है, ठीक है। इसके ऊपर एक साइड पर मैंने एनोड लगाया है, एक साइड के ऊपर मैंने कैथोड लगाया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली मैंने जो है वो यहाँ पर लगाया है। तो मैंने जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा दिया तो मैंने क्या देखा कि आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज। उनके ऊपर चार्ज कैसा है, जैसे अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कैथोड वाली साइड मूव करेंगे, ठीक है। अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन सी साइड मूव करेंगे, एनोड वाली साइड मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है। इस मूवमेंट को, ठीक है, अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन योर कोलाइडल पार्टिकल्स मूव, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हों तो उनको बोलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाफोरेसिस। अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड हों तो उनको बोलते हैं एनाफोरेसिस। कैटा वर्ड कहाँ से आया है, कैथोड से, पॉजिटिव कैथोड, और एना वर्ड कहाँ से आया है आपका, एना वर्ड कहाँ से आया है, नेगेटिव एनोड से, ठीक है। नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं या नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस टाइम पर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनाफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आपको पता है, जो ऑस्मोसिस है वो बेसिकली कौन शो करता है, आपका डिस्पर्शन मीडियम या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है ना,
ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो बेसिकली किस फिनोमिना को या किस मूवमेंट को हमें बताता है, बेसिकली सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है ना वो कैसे मूव करे, वो ऑस्मोसिस हमें बताता है। तो यहाँ पर भी सेम बात है, कहते हैं व्हेन मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज़ प्रिवेंटेड बाय सम सूटेबल मीन, ठीक है, किसी वजह से आपके कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट बंद हो जाए, ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम आर अलाउड टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना शुरू कर दे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। फोरेसिस तब यूज़ करते हैं जब सोल्यूट मॉलिक्यूल पास करें या सोल्यूट मॉलिक्यूल मूव करें या आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है वो मूव करे। ऑस्मोसिस वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब आपका सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करे या आपके जो डिस्पर्शन मीडियम है वो मूव करे, ठीक है। उसके बाद आपका है कोगुलेशन और फ्लकोलेशन, ठीक है, फ्लकोलेशन बोल सकते हैं, कोगुलेशन और फ्लकोलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे आपका प्रेसिपिटेशन होता है ना उसी तरह का प्रोसेस है आपका कोगुलेशन भी। आप क्या करते हो, जैसे आपका कोई कोलाइडल पार्टिकल है, कोई स्टेबल कोलाइडल पार्टिकल है, उसमें अगर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होकर क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ ये मेरा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल हैं, दूर दूर है ना, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। दिस इज़ योर इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज़ योर सॉल्यूशन, दिस इज़ योर इलेक्ट्रोलाइट। मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट जाकर आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगा, उनके साथ जाकर इंटरेक्ट करेगा और उनको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज़ करने की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो पास आ जाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, नीचे जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है, आपकी सरफेस के ऊपर, जो आपकी नीचे वाली सरफेस है उसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे और हम बोलेंगे कि प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कोगुलेशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ कॉल्ड कोगुलेशन, ठीक है। जब आप स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो उसको क्या बोलते हैं, फ्लकोलेशन, उसको क्या बोलते हैं, फ्लकोलेशन, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अब आपको, हाँ, इसके रिगार्डिंग अब एक रूल है, ठीक है, इसी प्रोसेस के रिगार्डिंग हार्डे हाँ जी, तो हम आपका रूल कर रहे थे, हार्डे-शुल्ट्ज़ रूल है आपका, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका कोगुलेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो हर इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेशन कैपेसिटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। एवरी इलेक्ट्रोलाइट हैज़ डिफरेंट कोगुलेशन कैपेसिटी, ठीक है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी वैलेंसी के ऊपर, उनकी जो एक्टिव आयन्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी है, उनके ऊपर चार्ज कितना है, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्लक्टुलेटिंग, आप उसको आयन्स भी बोलते हो, उन एक्टिव आयन्स को, उनके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, वो डिपेंड, उस चीज़ के ऊपर हमें पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन करते हैं एक, जैसे देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, एक नेगेटिव सोल है एर्सेनिक सल्फाइड का और आप उसको कोगुलेट करना चाहते हो और आपके पास 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, AlCl3, BaCl2 और NaCl, ठीक है। तो हम इनके कोगुलेटिंग पावर, जो इनके केटायंस हैं उनकी कोगुलेटिंग पावर्स को कैसे अरेंज करेंगे, ये नेगेटिव सोल है ना, तो इसीलिए हम केटायंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा आना चाहिए कि एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से कोगुलेट करेगा, फिर बेरियम 2 पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव। ऐसे क्यों, बिकॉज ग्रेटर इज़ द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, ठीक है, ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे आपके पास एक पॉजिटिव सोल है आपकी FeOH3 का, या इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड भी आप बोलते हो, तो आपके पास कुछ आयन्स हैं
उनके ऊपर भी आप चार्ज के ऊपर ही डिसाइड करोगे। जितना ज़्यादा आपकी वैलेंसी है उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, कोगुलेटिंग पावर होगा। ठीक है, आपकी जो कोगुलेटिंग पावर है ना, वो आपकी कोगुलेशन वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। अब सबसे पहले देखते हैं कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है। कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, इट इज़ अ मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ होगी, ठीक है, इन मिलीमोल्स, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू कोज द कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल। 1 लीटर सोल को कोगुलेट करने के लिए कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए मिनीमोल में, उसको क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। तो ये बोल रहे हैं जिस भी आयन की जिस भी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, जितनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, ठीक है, उतनी कम क्वांटिटी में हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ जैसे NaCl जो है मेरा, ठीक है, मैं बोलूँ आपका 12 मिलीमोल्स मुझे चाहिए 1 लीटर सोल को कोगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा AlCl3 मुझे कितना चाहिए होगा, 1/3 चाहिए होगा ना। ठीक है ना, उसकी कोगुलेटिंग पावर 1 है, अगर मैं बोलूँ तो इसकी कोगुलेटिंग पावर 3 है ना। ठीक है, और अगर इसका मैं 12 मिलीमोल यूज़ कर रही हूँ तो इसका कितना यूज़ करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 3 मिलीमोल्स यूज़ करना पड़ेगा, 4 मिलीमोल्स यूज़ करना पड़ेगा। 12/3 क्या बोल रही हूँ मैं, देखो, जैसे अगर मेरा सपोज़ एक NaCl है और मैं बोलूँ कि इसका 12 मिलीमोल मुझे चाहिए कोगुलेशन के लिए, ठीक है, 1 लीटर सोल को, और एक मेरे पास है AlCl3, इसके कितने मिलीमोल्स चाहिए होंगे 1 लीटर सोल को कोगुलेट करने के लिए। तो इसकी पावर जो है इससे कितनी ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए होगी, 3 टाइम्स कम चाहिए होगी। समझ में आया। तो आपकी कोगुलेटिंग पावर जो है, ठीक है, वो हमेशा कोगुलेशन वैल्यू से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इतना तो आप समझ सकते हो ना आप कि ऑब्वियसली, ठीक है, जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी कम यूज़ होगी। ठीक है, पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसका इक्वेशन करके देखते हैं। आपके पास 100 ml, आपके पास एक सोल है, ठीक है, इसके कोगुलेशन के लिए आपको 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl चाहिए। तो इसकी फ्लक्चुएशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फ्लक्चुएशन वैल्यू निकालनी है, सॉरी, आप इसकी कोगुलेशन वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, अब कोगुलेशन वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 लीटर सोल को कोगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल्स चाहिए। ठीक है, अब देखो 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl का क्या मतलब है, 5 मिलीमोल्स। तो 10 आपका 100 ml सोल के लिए कितने मिलीमोल्स चाहिए, 5 मिलीमोल्स। ठीक है, आपके 1000 ml सोल को, ठीक है, कोगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल्स चाहिए होंगे, 50 मिलीमोल्स। समझ सकते हो आप ये बात। अगर 100 ml सोल के लिए आपको 5 मिलीमोल्स चाहिए, तो 1000 ml सोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 50 चाहिए होंगे ना। 1000 का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। ठीक है, मतलब 1 लीटर इस सोल को कोगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल्स चाहिए, 50 मिलीमोल्स चाहिए। तो यही आपका क्या आएगा, फ्लक्चुएशन नंबर आएगा, कि आपका कोगुलेशन नंबर आएगा, कोगुलेशन वैल्यू आएगी। ठीक है, बस आपकी जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करवाना है कि 1 लीटर, आपका जो 1 लीटर सोल है उसको कोगुलेट करना है। ठीक है, अब आपके कोगुलेशन की मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, सबसे पहले है म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। इसमें आप क्या करते हो, आपका एक पॉजिटिवली चार्ज सोल लिया, आपका एक नेगेटिवली चार्ज सोल लिया, मतलब ऑपोजिटली चार्ज 2 सोल लिए, दोनों को इक्वल मोलर प्रोपोर्शन में आपने मिक्स किया और दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और कोगुलेट हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपका मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपके जो आयंस है वो मूव कर रहे थे ना इलेक्ट्रोफोरेसिस में, आपके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं या आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे थे ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर आप उस प्रोसेस को लॉन्ग टाइम के लिए लेके जाओगे आगे, ठीक है, द प्रोसेस इज़ कैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एक टाइम पर आकर अपना चार्ज छोड़ देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस में क्या करते थे हम, जो आपका इम्प्योरिटीज़ हैं या आपकी जो स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, उनको हम क्या करते थे, उनको रिमूव करते थे। ठीक है, डायलिसिस में जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं उस डायलिसिस प्रोसेस को थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रन करूं, तो जितना एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है, अब आपको पता है ना, किसी भी सोल को स्टेबल करने के लिए कुछ थोड़ा सा तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल रहते हैं कोलाइडल के। ठीक है, अगर मैं वो जो थोड़ा सा जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी रिमूव कर दूँ तो आपके पार्टिकल्स दोबारा से क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो डायलिसिस में हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इम्प्योरिटी को नहीं, इलेक्ट्रोलाइट को भी कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं और उसकी वजह से आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। उसके बाद है जैसे हीटिंग और कूलिंग, ये आप घर पर करते ही हो। जैसे आप बटर कैसे निकालते हो, मिल्क को हीट करके निकालते हो ना, आपका जो आप बटर निकालते हो, अपना जो आपका मिल्क बोल सकते हो या जो आपकी मिल्क फैट होती है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रीम बोलते हो। ठीक है, मिल्क क्रीम जो आपकी होती है उसको आप बेसिकली क्या करते हो, उसमें गर्म पानी डालकर, ठीक है, जो आपका गर्म पानी आप उसमें डालकर उसमें आप आपकी जो मिक्सी है या आपकी जो हैंडी है वो उसमें चलाते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप जो आपका मिल्क क्रीम है आप उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, हीट के साथ साथ आप उसमें मैकेनिकल डिस्पर्शन भी कर रहे हो और ठीक है, वैसे करने से आपके पास क्या आ जाता है, आपका बटर आ जाता है। जैसे बटर या घी भी आप कैसे निकालते हो, हीट करके निकालते हो ना इन सब चीज़ों को। तो ये भी आपकी एक एग्जांपल है कोगुलेशन की, आप प्रेसिपिटेट्स बना रहे हो बेसिकली वहाँ पर। ठीक है, उसमें से आप पानी को अलग कर देते हो। आपने देखा होगा बटर में भी क्या होता है, आपका पानी अलग हो जाता है और आपका जो उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली घी में होता है। ठीक है जी। और कूलिंग में एग्जांपल है आपकी, जैसे आपका मिल्क आप फ्रिज में रखते हो ना, तो जो उसके ऊपर क्रीम होती है वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हो रही है, बेसिकली कोगुलेशन हो रही है वहाँ पर भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो लायोफिलिक सोल्स हैं उनकी कोगुलेशन कैसे हो सकती है। अब आपको पता है कि लायोफिलिक सोल्स लायोफोबिक सोल से तो काफ़ी स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी दो चीज़ों की वजह से है, एक तो है कि उनके ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से, सेकंड इन मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इनके डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम में जो इंटरेक्शंस है वो बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को रिमूव कर दो, इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप रिमूव कर दो, ठीक है, तो आपको जो आपके लायोफिलिक सोल्स हैं उनको क्या कर सकते हो, कोगुलेट कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो, या तो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो या कोई ऐसा सॉल्वेंट उसमें डाल दो कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है कि अगर मैं सपोज़ कोई अल्कोहल या एसीटोन आपके हाइड्रोफिलिक सोल में ऐड कर दूँ तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया था ना, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र का अल्कोहलिक सोल्यूशन आप बनाकर अगर आप उसमें पानी डाल दोगे तो अल्कोहल और वाटर मिक्स हो जाएंगे, सल्फ़र आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अल्कोहल से मतलब अल्कोहल और वाटर आपके मिक्स हो जाते हैं और सल्फ़र क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ पर भी यही बात है, आपका जो वाटर है और जो आपका अल्कोहल है वो तो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है वो अलग हो जाएगा। और इन कंडीशंस में आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। अगर आप उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो वो बहुत ईजिली कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है आप अपने लायोफोबिक, यहाँ पर ओ ऐड कर लेना, ठीक है। लायोफोबिक सोल्स को आप कैसे आप कोगुलेट करते हो। जो आपके गोल्ड और सिल्वर जैसे आपके लायोफोबिक सोल्स हैं उनको तो प्रेसिपिटेट बनाना उनका बहुत ही ईजी है, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो हम कर रहे थे कि आपके जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स हैं या सोल्स हैं, ठीक है, उनकी कोगुलेशन की बात कर रहे थे हम, ठीक है। मैंने बताया कि गोल्ड और सिल्वर के जो आपके सोल्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करना बहुत, उनके प्रेसिपिटेट्स बनाना बहुत इजी है, ठीक है। इनके कोगुलेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ सम स्टेबल लायोफिलिक कोलाइड्स, जैसे जेलेटिन है, एल्बुमिन है, स्टार्च है, ऐसे जो आपके लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, ठीक है। अगर आप उन कोलाइड्स को आपके लायोफोबिक सोल में ऐड कर दो, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा आपका, जैसे ये लायोफोबिक सोल है ना, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी किसकी, लायोफिलिक की, लायोफिलिक पार्टिकल्स की इसके ऊपर क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, ठीक है। और वो लेयर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से इनको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। और जो कोलाइड्स हम इनमें ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर कोगुलेशन, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स, ठीक है जी। एक होता है देखो आपका गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है, वही बात है जैसे हमने अभी कोगुलेशन वैल्यू देखी कि हर प्रोटेक्टिंग कोलाइड की जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो अलग अलग है, ठीक है। अब उसको हम कैसे जज करेंगे, हम गोल्ड नंबर के ऊपर जज करेंगे, ठीक है। क्या होता है आपका गोल्ड नंबर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, ठीक है। अगर गोल्ड सोल की कोगुलेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, अगर गोल्ड सोल की कोगुलेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, कितने ml, 10 ml गोल्ड सोल के लिए, ठीक है, तो कितने मिलीग्राम्स ऑफ आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड्स चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर, ठीक है। व्हेन 1 ml ऑफ 10% ऑफ NaCl सोल्यूशन इज एडेड टू इट, ठीक है। यही सेम बात है इसमें भी, जितनी ज़्यादा इसकी प्रोटेक्टिव पावर होगी उतनी ही हमें गोल्ड नंबर जो है उसकी वैल्यू कम आएगी और उतना ही हमें प्रोटेक्टिव कोलाइड जो है वो क्या है, कम चाहिए होगा, ठीक है। इसकी जो कोगुलेशन है गोल्ड सोल की, हम उसको कैसे देख सकते हैं या कैसे हम उसका इंडिकेशन लगा सकते हैं, कलर चेंज से उसका कलर चेंज होता है रेड टू ब्लू, ठीक है जी। क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। देखो अब जैसे आपका इसमें क्या दिया है कि आपका 10 ml ऑफ कोलाइडल सोल दिया है गोल्ड का, इन्होंने बोला है कि वो अगर आप उसमें 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च ऐड कर दोगे तो उसकी कोगुलेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, स्टार्च का गोल्ड नंबर, तो आप कैसे निकालोगे, देखो। अब देखो, अगर मैं इसको सबसे पहले तो इसको मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी क्वांटिटी मिलीग्राम्स में चाहिए मुझे। तो 100 ml ऑफ गोल्ड सोल इन 10 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, इसकी कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए कितना स्टार्च चाहिए, 250 mg, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 ml गोल्ड सोल के लिए निकालना है, ठीक है जी, तो अगर मैं इसका 1/10 कर दूँ, अब आप खुद ही देखो ना कि अगर मैं इसमें 10 ml ऑफ NaCl सोल्यूशन और 100 ml ऑफ गोल्ड सोल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे कितना स्टार चाहिए, 250 mg, ठीक है। अगर मैं इसका 1/10 पार्ट ले लूँ, ठीक है, 100 का 1/10 10 हो जाएगा, 10 का 1/10 1 हो जाएगा, ठीक है। इतने में मुझे कितना स्टार चाहिए होगा, 25 mg, ठीक है जी। तो मेरा गोल्ड नंबर आ गया ना, सिंपल उसकी डेफिनेशन को इसने क्या कर दिया, फुलफ़िल कर दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, गोल्ड नंबर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि 50 ml ऑफ कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ 0.05 mg ऑफ जेलेटिन, GE आएगा यहाँ पर, ठीक है, GE
जेलेटिन, ठीक है, इसका भी गोल्ड नंबर निकालना है। यहाँ पर भी जेलेटिन कर लेना, स्टार्च का नहीं है, जेलेटिन का ही है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप देखो कि 50 ml ऑफ गोल्ड सोल के लिए कितना जेलेटिन चाहिए, 0.05 mg, ठीक है। 10 ml के लिए कितना चाहिए होगा, 0.05 अपॉन 50 इंटू 10 कितना चाहिए होगा, 0.01 mg, इतना ही आएगा ना कट करके। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया। 10 ml ऑफ गोल्ड सोल के लिए कितने मिलीग्राम चाहिए, 0.01 mg। तो वही आपका क्या आ गया, यहाँ पर गोल्ड नंबर आ गया। सिंपल है ना, बिल्कुल, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करके देखो, 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। यही 2-3 क्वेश्चंस बार बार आएंगे, बार बार रिपीट होंगे अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और आपके अभी जो आपके बोर्ड्स हैं उनका भी लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पहले नहीं आए हैं लेकिन आगे आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। तो आप इनको अच्छे से ट्राई करो। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नीचे आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, उसके ऊपर आप मुझसे अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो।